नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे सेंसेशनल न्यूज आज की अगर कोई है तो ये है कि गाजा सिटी के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है आईडीएफ ने और हमास के एकदम गले तक पहुंच गए, ऐसा कहा जा रहा है। ये क्लेम काउंटर क्लेम के बीच में सच्चाई क्या है, टीवी 9 आपको बताएगा। लेकिन बाइडेन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं नेतन्याहू? क्या पकड़ा है वहां पर? और ईरान और सऊदी अरेबिया जिस तरीके से एक्टिव है, वहां पर क्या पकड़ा है? ये सारी खबरें हम आपको बताएंगे। लेकिन मौत का आंकड़ा बहुत खतरनाक हो चुका है। हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत और 2 घायल। गाजा जो है वो त्राहिमाम कर रहा है। इस सबसे पहले एक बड़ी खबर, 10 से 15 बंधकों को रिहाई पर बातचीत। इजराइल हमास के बीच कतर कर रहा है मध्यस्थता। कतर और इजिप्ट दोनों मध्यस्थता में लगे हुए हैं। कुछ समय सीज फायर के लिए रिहाई का विकल्प भी निकाला जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, इजराइल से युद्ध के 33वें दिन हमास का बड़ा दावा। इजराइल के सीनियर आर्मी ऑफिसर को मारने का दावा कर दिया है। हमास से युद्ध में अब तक 32 अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में गाजा पर इजराइल से अलग बड़ी खबर, अमेरिका का रुख। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले गाजा पर इजराइल को कब्जा नहीं करना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा था जीत के बाद गाजा की सुरक्षा इजराइल करेगा। एक और बड़ी खबर, महिला शिक्षा पर नीतीश के बयान का मामला कोर्ट पहुंचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार पर मुकदमा दर्ज। नीतीश ने कहा बयान पर मुझे शर्म, मैं अपनी निंदा करता हूं। पीएम मोदी का तंज, नीतीश ने दुनिया में देश की बेइज्जती कराई। एक और बड़ी खबर, दिसंबर के दूसरे हफ्ते से संसद का शीतकालीन सत्र संभव है। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक शीत सत्र चल सकता है। सत्र की तारीख तय करने के लिए सीसीपीए की बैठक जल्द होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, निर्वाचन आयोग से अशोक गहलोत की शिकायत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिकायत की, गहलोत पर नामांकन पत्र में तथ्य छुपाने के आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हटाए गए। बंगाल सरकार से तनातनी के बाद हटाए गए। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में नए वीसी की नियुक्ति हुई है। एक और बड़ी खबर, मानव तस्करी मामले में 10 राज्यों में छापे। 10 राज्यों की 55 लोकेशन पर एनआईए ने छापे मारे। मानव तस्करी केस में 44 आरोपी गिरफ्तार। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में कल से 18 नवंबर तक स्कूल बंद। बढ़ते प्रदूषण की वजह से समय से पहले सर्दी की छुट्टी। पहली बार 20 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। दिल्ली करहा रही है और वो अब जाग रहे हैं, सोचने वाली बात है। बल्कि पूरा एनसीआर परेशान है और वो अब इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि आज हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो हमें देखना जरूरी है। पहली खबर, पहला शब्द खतरा। क्या ईरान से इजराइल की जंग होगी? यह बहुत बड़ा खतरा है। मिडिल ईस्ट में यह बड़ा खतरा कितना बड़ा है? दूसरी खबर और दूसरा शब्द, सिनवार। यह शब्द नहीं है, यह अपने आप में एक सिग्नेचर है टेरर का। क्या गाजा में हमास लीडर याह्या सिनवार को घेर लिया गया? बल्कि सवाल तो यह खड़ा होता है, अगर उसको घेरा तो बता क्यों रहे हैं, और अगर घेरा है तो फिर आगे क्या होगा? सुरंग सिटी से आज की विस्फोटक खबर जरूर देखिएगा। तीसरी खबर और तीसरा शब्द जो है वो हमारे सामने है, नाम। क्या नेतन्याहू बाइडेन की नहीं सुन रहे? इजराइल ने अमेरिका को किस मुद्दे पर ना कह दिया? चौथी खबर, गाजा के बेबस लोग, माया लोग। गाजा के बेबस लोग जख्मी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। हमास के लीडर कहां और कैसे मौज में हैं, उनका माया लोग दिखाएंगे। पांचवी खबर और पांचवा शब्द वो आज हमारा है, ओमान। गाजा युद्ध के बीच चीन ने ओमान में कौन सी चाल चली है? भारत अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है, यह जरूर देखेगा। लेकिन अब एक कहा जाए हमारा ये सिग्नेचर स्टार्ट हो गई, और वो सिग्नेचर स्टार्ट है आपको बताना कि आज क्या कुछ हुआ। किसी चैनल पर इतना डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होता है, इतनी डिटेल्ड रिपोर्टिंग नहीं होती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह का कौन सा हथियार डिपो तबाह किया? क्यों इजराइल के अस्पतालों में लैंड कर रहे हैं आईडीएफ के हेलीकॉप्टर? गाजा में कहां पहुंचा मृतकों का आंकड़ा? इन खबरों के लिए 2 मिनट में देखिए 33वें दिन की वॉर रिपोर्ट। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बड़ा हमला, हथियार डिपो तबाह करने का ड्रोन वीडियो सामने आया। अल-कुद्स ब्रिगेड का शेख रदवान इलाके में इजरायली टैंक तबाह करने का दावा। एंटी टैंक रॉकेट की मदद से मरकावा 4 टैंक को उड़ाया।
जमीनी लड़ाई में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बड़े नुकसान की आशंका। इजरायल के अलग अलग अस्पतालों में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग। गाजा के अल जाला इलाके में इजरायली फोर्सेस की भीषण बमबारी। इलाके में बिल्डिंगों से काला धुआं उठता दिखा। नॉर्थ वेस्ट गाजा में अल-कस्साम ब्रिगेड और इजरायली सैनिकों के बीच झड़प। दोनों के बीच आमने सामने की फायरिंग का वीडियो आया। आईडीएफ का हमास की एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोस्ट तबाह करने का दावा। अंडरग्राउंड वेपन फैसिलिटी से जुड़ी हुई थी लॉन्चिंग पोस्ट। भूमध्य सागर में इजरायली नेवी का एक्शन। समंदर से ग्राउंड फोर्सेस की मदद कर रही। समंदर में हमास के कई ठिकानों पर अटैक का वीडियो जारी किया। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के लगातार हमले जारी। मिसाइल से आईडीएफ प्लेन को टारगेट किया। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल। दक्षिणी लेबनान के 3 इलाकों पर इजरायल का हमला। इजरायली एयरफोर्स ने बरसाए बम। एता अल शाब, नाकुरा और खियाम पर अटैक में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 10,569 पर पहुंचा। मरने वालों में 4,324 बच्चे और 2,823 महिलाएं शामिल। फिक्र आपकी में सबसे पहले इजरायल हमास युद्ध की वो खबर जिसने चारों तरफ सनसनी पैदा कर दी है। ये चेहरा जो है ये मास्टरमाइंड है। इजरायल एक बार अपने हाथ जला चुका है इसकी वजह से। युद्ध की वो खबर जिसने चारों तरफ सनसनी फैला दी है। इस खबर के केंद्र में गाजा का लादेन है। गाजा के लादेन के साथ क्या हुआ, यह विस्फोटक खुलासा हम आगे करेंगे। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास के खिलाफ अपनी जंग का अगला चैप्टर शुरू कर रही है। इस चैप्टर में आईडीएफ के टारगेट पर हमास की सुरंगें हैं। इजरायली ग्राउंड फोर्सेस के जवान गाजा के आसपास के इलाकों में सुरंगों को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये विजुअल्स देख रहे हैं आप। आईडीएफ इन्फेंट्री सुरंगें तलाश कर उन्हें बारूद से बर्बाद कर रही है। ये देखिए जरा, ये वीडियो में आप देख रहे हैं गाजा के बाहरी इलाके में हमास की सुरंगों को लोकेट कर उड़ाया गया। हमास की सुरंगों के खिलाफ शुरू हुए इस अभियान में आईडीएफ को उस बंकर का पता चल गया है जिसमें हमास का नंबर 2 और 7 अक्टूबर के बर्बर हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार छिपा हुआ है। सिनवार को गाजा का लादेन कहा जाता है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के मुताबिक याह्या सिनवार को बंकर में घेर लिया गया है। बंकर और सुरंग में फर्क होता है। सुरंग एक छोटा सा एग्जिस्ट होता है, बंकर पूरा का पूरा एक महल होता है जमीन के नीचे। सद्दाम हुसैन के बंकर आपको याद होंगे। अपने आसपास से उसका संपर्क कट गया इस याह्या सिनवार का। तो क्या याह्या सिनवार का खात्मा अब करीब है? ये रिपोर्ट है। एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन के बाद इजरायल का अगला टारगेट हमास की टनल है। इसके लिए आईडीएफ की स्पेशल यूनिट स्निफर डॉग्स गाजा पट्टी के जंगी मैदान में उतर चुके हैं। सेंट्रल गाजा के चप्पे चप्पे की तलाशी कर रहे हैं। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। इजरायली ग्राउंड फोर्सेस गाजा शहर के बीचों बीच पहुंच गई है। आईडीएफ ने यहां एक अम्यूजमेंट पार्क और यूनिवर्सिटी के पास सुरंग के द्वार का पता लगाया है। यूनिवर्सिटी के पास हमास के हथियार गोदाम जिसमें आरपीजी, केमिकल समेत विस्फोटक सामग्री को भी जब्त किया है। टनल ऑपरेशन में आईडीएफ को हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया है कि हमास का नंबर 2 लीडर और 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार एक बंकर में घिर चुका है। गैलेंट के मुताबिक याह्या सिनवार एक बंकर के अंदर फंसा हुआ है। सिनवार के बंकर को आईडीएफ के जवानों ने घेर लिया है। सिनवार बंकर में अलग थलग पड़ गया है। अपने आसपास उसका किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हालांकि उसकी सटीक लोकेशन के बारे में गैलेंट ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। याह्या सिनवार को खास यूनिट्स का कसाई भी कहा जाता है। यह सिनवार ही था जिसके इशारे पर 7 अक्टूबर के बर्बर हमले को अंजाम दिया गया। गैलेंट के दावे से लगता है कि आईडीएफ अब सिनवार के खात्मे के करीब है। अगर आपने गौर किया हो तो अब तक आईडीएफ ने हमास के जितने भी कमांडर्स या बड़े चेहरों को ढेर किया है तो सीधा उनके खात्मे का ऐलान किया है।
कभी ऐसी खबर नहीं आई कि किसी कमांडर को घेरा गया हो। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्या वाकई में याह्या सिनवार को घेरा गया है या उसका खात्मा हो चुका है? मैसेजिंग की जा रही है बस। क्या आईडीएफ ने सिनवार को बंकर में घेरने के बजाय जिंदा पकड़ लिया? क्या सिनवार के बहाने इजराइल बंधकों की रिहाई पर कोई डील करना चाहता है? या इससे भी बड़ा सवाल, क्या याह्या सिनवार को पकड़कर और हमास के ऑपरेटिव्स को पकड़ने की प्लानिंग चल रही है? याह्या सिनवार पर इजराइल की इस स्ट्रैटेजी ने ऐसे ही कुछ सवालों को जन्म दिया। अब आपको याह्या सिनवार के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिनवार का खात्मा इजराइल के लिए कितना जरूरी है। सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। उसने अपने 24 साल जेल में बिताए। 1982 में पहली बार याह्या सिनवार की गिरफ्तारी हुई। 88 में 2 इजरायली सैनिकों, 4 फिलिस्तीनियों की हत्या में फिर सिनवार गिरफ्तार हुआ। याह्या सिनवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साल 2006 में अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिक गिलाद शिलित को पकड़ लिया था। साल 2011 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इजरायली सैनिक गिलाद शिलित 5 साल तक हमास की कैद में रहा। गिलाद शिलित की अदला बदली याह्या सिनवार की रिहाई से हुई। 2011 की बात है। 2015 में याह्या सिनवार को अमेरिका ने वांटेड आतंकियों की सूची में डाला। 2017 में सिनवार को गाजा में हमास का प्रमुख चुना गया। याह्या सिनवार की घेराबंदी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले हमास के कई बड़े चेहरों को आईडीएफ ढेर कर चुकी है। इनमें अबू मामर, ध्यान से देखिए ये फैक्ट्स। अबू मामर हमास का विदेशी मामलों का चीफ, ये बहुत बड़ा झटका लगा था उनको। जोयाद अबू समला हमास की सरकार का वित्त मंत्री। जमीला अल शांति हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो मेंबर मारी गई। उसामा माजीनी हमास की सरकार में शिक्षा मंत्री, आईडीएफ ने ढेर कर दिया। ये वो आदमी था जिसने याह्या सिनवार के लिए बार्गेनिंग की थी 2011 में। इसके अलावा अली खादी, ये वांटेड चेहरों में नाम। फिर अब हमास के वो बड़े चेहरे जो मारे गए, हमास के वो वांटेड चेहरे जो सबके सामने अभी आने बाकी हैं। मोहम्मद दायफ, कमांडर अल कस्साम ब्रिगेड, ये कहां रहता है, किस बंकर में छुपा रहता है, कोई नहीं जानता। इस्माइल हानिया, इसको तो आप अक्सर देख रहे हैं, इसके बयानों को देख रहे हैं। हेड हमास पॉलिटिकल ब्रांच। याह्या सिनवार हमास का नंबर 2 जिसको घेर लिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। मारवान ईसा, मोहम्मद दायफ का राइट हैंड शामिल है। सिर्फ सिनवार ही नहीं, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ के कई और अहम टारगेट हैं। सेंट्रल गाजा सिटी, जिसे आप हमास की सुरंग सिटी भी कह सकते हैं, उसके अंदर इजराइल के पिन पॉइंटेड टारगेट पर क्या है उसकी डिटेल देखिए। हमास के आतंकी सबसे पहले आईडीएफ के टारगेट पर है। हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल के टारगेट पर है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास के कमांडर्स को खत्म करना चाहती है। हमास की सुरंग बंकर मेन टारगेट है और हमास के कम्युनिकेशन रूम को तबाह करने का प्लान है। इन सब के बीच में गाजा में इजराइल का ऑपरेशन सुरंग करीब 6 महीने तक चल सकता है। हमास की सुरंगें तबाह करने के लिए आईडीएफ की स्ट्रैटेजी क्या है वो देखिए। सुरंग में प्रवेश करने से पहले इंटेलिजेंस जुटाई जा रही, इंटेलिजेंस। उसके बाद सुरंग की एंट्री तलाशने में रोबोट स्निफर डॉग्स की मदद, रोबोट की मदद से सुरंगों के अंदर के इलाके की पड़ताल। याहलोम यूनिट के कॉम्बैट इंजीनियर ऑपरेशन में शामिल होंगे, जिनसे आज नेतन्याहू ने मुलाकात की। सुरंगों की एंट्री तबाह करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल। उत्तरी गाजा छोड़कर गए लोगों से सुरंगों पर जानकारी ली गई। गाजा में 80 मीटर की गहराई तक सैकड़ों किलोमीटर सुरंगें। स्कूल, अस्पताल, मानवीय संस्थानों के आसपास सुरंगें। सुरंगों में छिपा कर रखे गए माइन से बचना आईडीएफ की चुनौती। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ ने 5 दिन के भीतर हमास के 30 टनल तबाह कर दिए। अब तक एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशंस में हमास की करीब 130 सुरंगों को नष्ट किया गया। गाजा में युद्ध का दायरा अब और बड़ा हो सकता है। इजराइल की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि यह युद्ध तेहरान तक जा सकता है। इजराइल के पूर्व पीएम नेफ्ताली बेनेट ने एक इंटरव्यू में सीधे ईरान को आड़े हाथों लिया है। नेफ्ताली बेनेट के लिए मशहूर यह है, आपको बताना जरूरी है कि वो खुद मोसाद का हिस्सा रह चुके हैं। नेफ्ताली बेनेट के लिए मशहूर यह है कि वो आज भी नेतन्याहू से ज्यादा पॉपुलर है। और नेफ्ताली बेनेट ने कहा है कि अंत में तेहरान पर हमला करना जरूरी हो जाएगा। यह रिपोर्ट है। गाजा पर आईडीएफ का हवाई हमला जारी है। ताजा हमले में हमास का हथियार गोदाम तबाह किया गया।
इजराइल की ग्राउंड फोर्स मुख्य गाजा में घुसकर भीषण हमले कर रही है। गाजा पट्टी में टैंक गोले दाग रहे हैं तो जवान हमास लड़ाकों पर गोलियां बरसा रहे हैं। इजराइल की सेना ठीक इसी समय में लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह से भी मोर्चा ले रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को रात में ही टारगेट किया गया। लड़ाकू विमानों के इस एयर स्ट्राइक का एक और वीडियो बताता है कि लेबनान बॉर्डर पर भी हालात बिगड़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या यहां से गाजा युद्ध का दायरा फैल सकता है? क्या इस युद्ध की गूंज ईरान तक सुनाई दे सकती है? ये सवाल इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट के एक इंटरव्यू से उठे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में नफ्ताली बेनेट ने कहा, ईरान मिडिल ईस्ट में ऑक्टोपस की तरह है। हमास और हिजबुल्लाह ईरान की भुजाएं हैं। हमें अंत में तेहरान पर हमला करना होगा। इस युद्ध में अब एक ऑक्टोपस की एंट्री हो चुकी है। ऑक्टोपस ईरान को कहा जा रहा है और उसके हाथ के तौर पर हमास और लेबनान को कहा जा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह को कैसे तैयार किया है, कैसे वो ऑक्टोपस बन चुका है और उसके हाथ और पैर के रूप में लेबनान और हमास के लड़ाके यानी फिलिस्तीन कैसे काम कर रहे हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। इजराइल की तरफ से लगातार 7 अक्टूबर के हमास हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि हमास ने अटैक से पहले तेहरान को इसकी सूचना दी थी। इजराइल पहले ही कह चुका है कि वो हमले के सभी गुनहगारों से बदला लेगा। तो क्या इजराइल के टारगेट पर ईरान भी आ सकता है? नफ्ताली बेनेट के बयानों से ऐसा ही लग रहा है और ऐसे में ईरान में कैसा डर फैला है, ये भी सुनिए। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं, वो खतरा जो अब ईरान को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहा है। नफ्ताली बेनेट का यह कहना है कि ईरान ऑक्टोपस है, जिसके हाथों में एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, तीसरी तरफ यमन भी है, हूती, ट्रिपल एच वाला ऑक्टोपस। सवाल खड़ा यह होता है कि इस युद्ध में ईरान का फायदा क्या है? नंबर 1, अमेरिका को उसकी हैसियत दिखाना। नंबर 2, सुलेमानी का बदला लेना इजराइल से, और यही मौका वो तलाश रहा था। और नंबर 3, यहां पर किसी को फिलिस्तीन की नहीं पड़ी, अपने स्कोर सेटल किए जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान को ऑक्टोपस इसलिए कहा क्योंकि 12 ऐसे संगठन हैं जो मिडिल ईस्ट में किसी ना किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सभी को ईरान से फंडिंग और हथियार मिल रहे हैं। यही कारण है कि इजराइल ईरान को भी 7 अक्टूबर हमले का दोषी मानता है। इसी वजह से इजराइल ईरान में तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच चुका है। इस कारण अमेरिका को भी आशंका है कि ईरान युद्ध में उतर सकता है। शायद इसीलिए अमेरिका तेहरान को लगातार चेतावनी दे रहा है और चौतरफा सैन्य घेराबंदी करके नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए, ईरान सबको सपोर्ट कर रहा है ऑक्टोपस की तरह, राइट? वो ईरान जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, यानी अमेरिका के सैंक्शंस बेमानी हो गए। वो सैंक्शन जो अमेरिका ने रशिया पर लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध चल रहा है 1 साल से ज्यादा। ईरान की फंडिंग कौन कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। पहले ये रिपोर्ट। ये है अमेरिकन नेवी की सबसे घातक परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा। रविवार को इसके बारे में एक तस्वीर जारी करते हुए अमेरिका ने खुलासा किया था कि उसने इसकी तैनाती मिडिल ईस्ट में कर दी है। तब अमेरिका ने यह भी बताया था कि यूएसएस फ्लोरिडा न्यूक्लियर सबमरीन भूमध्य सागर के रास्ते स्वेज नहर को पार करते हुए लाल सागर तक पहुंच चुकी है। अब नई खबर यह है कि अमेरिका ने इसकी तैनाती यहां से बढ़ाकर फारस की खाड़ी में कर दी है। फारस की खाड़ी में तैनाती का मतलब है कि अमेरिका ने इसके बहाने ईरान के दक्षिणी हिस्से में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की है। ईरान को हद में रहने की चेतावनी दी है, लेकिन ये अभी अधूरी खबर है। पूरी खबर यह है कि यूएसएस फ्लोरिडा परमाणु पनडुब्बी अमेरिकन नेवी की सबसे घातक टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से लैस है।
और इस मिसाइल से अमेरिका जब चाहे तेहरान में तबाही मचा सकता है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ईरान की घेराबंदी के लिए भूमध्य सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से तैनात हैं। कई वॉरशिप की तैनाती की गई है। इजराइल के साथ समंदर की पहरेदारी जबरदस्त है। मैं इस वक्त अशदोद के समंदर के किनारे खड़ा हूं। सामने आपको पोर्ट नजर आएगा और पोर्ट के सामने समंदर का वो चौड़ा सीना जिसमें तमाम वॉरशिप्स जो इजराइल से ताल्लुक रखते हैं, इटली से ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं, वो इस वक्त उनको तैनात कर दिया गया है। ये युद्ध जंग के मोर्चे पर न सिर्फ जमीन पर लड़ा जा रहा है बल्कि समंदर में भी एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। अमेरिका भूमध्य सागर में सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं कर रहा है बल्कि तेहरान को चेतावनी भी दी है कि अगर वो गाजा युद्ध में शामिल हुआ तो अमेरिका उस पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा में लगी टॉमाहॉक मिसाइल कितनी खतरनाक है, ईरान के लिए यह खतरे की बात क्यों है, इसकी पावर को समझते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। टॉमाहॉक, आपने अक्सर ये टॉमाहॉक का हॉलीवुड की फिल्मों में जिक्र सुना होगा। कितनी ताकतवर है अब ये देखते हैं। सभी मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। पनडुब्बी और युद्धपोत दोनों से की जा सकती है लॉन्च। अमेरिकी नौसेना और रॉयल नेवी करती है इस्तेमाल। समुद्र की सतह से काफी नजदीक भरती है उड़ान। दुश्मन के रेडार से जल्द डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एडवांस नेविगेशन सिस्टम के जरिए गाइडेड होती है। ऑपरेशन रेंज 1250 किलोमीटर से करीब 2500 किलोमीटर के बीच। स्पीड अधिकतम 1416 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रूज मिसाइल 450 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड या क्लस्टर म्यूनिशन को साथ ले जा सकती है। इसके लिए ओहायो क्लास सबमरीन एक साथ 154 टॉमाहॉक मिसाइल कैरी कर सकती है। इसके अलावा इसे लॉन्च करने में के लिए पनडुब्बी में 22 लॉन्च ट्यूब भी लगे हैं। ये वो टॉमाहॉक है जो आपने रशिया को, इसका अगर ऑल्टरनेट की बात करें तो आपने केच जो मिसाइल सिस्टम देखा है रशिया का, ये वो है बेसिकली। हवा में जाकर अपना डायरेक्शन चेंज करती है जिससे कि एरियल डिफेंस पकड़ नहीं पाता है। स्पीड बहुत तेज होती है जिससे कि एरियल डिफेंस इस पर रिएक्ट नहीं कर पाती। समझने वाली बात यह है कि क्या इसके बाद भी इजराइल हो या अमेरिका, दोनों के लिए ईरान से युद्ध लड़ना क्या इतना आसान होगा? क्योंकि इस देश की भौगोलिक बनावट एक किले की तरह है। उसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, ये जरा फैक्ट्स देखिएगा। दक्षिण में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, इराक के साथ सीमाएं लगती हैं। ये 3 तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। यहाँ का पर्वत जागरोस 900 मील लंबा, ईरान की तट रेखा लगभग 800 मील की है। टोपोग्राफिक बैरियर्स का काम करती हैं, इसीलिए ईरान को जीतना बहुत मुश्किल है। ईरान के अपने लोग कुछ इलाकों में नहीं रहते तो और लोग क्या वहां पर फतेह करेंगे। इसके अलावा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है जो दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में 20% योगदान दे रहा है। ऐसे में ईरान के साथ अगर तनाव बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए वो बड़ा खेल कर सकता है। उसको रोक दिया तो तेल के दाम ऊपर चले जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका भी अब युद्ध रुकवाने की कोशिश में लगा हुआ है। 1 महीने की विध्वंसक लड़ाई, बेहिसाब बर्बादी और 10,000 जैसे लोगों की मौत के बाद इस बात के पूरे आसार बन गए कि युद्ध लंबा खिंचेगा। गौर करने वाली बात क्या है, ईरान में इतनी ताकत कैसे आई? ईरान में इतनी ताकत आई है रूस से। रूस, ईरान, चीन, तुर्की, ये सब साथ आ चुके हैं और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका की जो इकोनॉमिक डोमिनेंस थी वो खत्म हो गई। अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतिहास का सबसे कमजोर प्रेसिडेंट बताया जा रहा है। अमेरिका की जो मिलिट्री डोमिनेंस थी वो यूक्रेन युद्ध में खत्म होती नजर आ रही। अमेरिका युद्ध विराम चाहता पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनके अपने पॉलिटिकल रीजंस भी बहुत बड़े हैं। नेतन्याहू हर हाल में हमास का खात्मा चाहते हैं, इसीलिए युद्ध में किसी तरह की ढील देने से इनकार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की बात मानने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने ऐसा क्यों किया, आप खुद देखिए। हमास के कब्जे में फंसे बंधकों की रिहाई में देरी अमेरिका को परेशान कर रही है। अमेरिका जल्द से जल्द
बंधकों की रिहाई चाहता है, लेकिन गाजा पट्टी पर लगातार बरस रहे बारूद ने बंधकों की रिहाई के रास्ते बंद कर दिए हैं। इसीलिए सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से गाजा में युद्ध विराम करने को कहा। न्यूज वेबसाइट एक्सियस के मुताबिक बाइडेन चाहते थे कि युद्ध 3 दिन के लिए रोका जाए, लेकिन बाइडेन के प्रस्ताव को नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने बाइडेन की बात क्यों नहीं मानी, आपको इसके बारे में बताएं, उससे पहले बाइडेन के इस प्रस्ताव के पीछे का बैकग्राउंड समझ लीजिए। न्यूज वेबसाइट एक्सियस ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका, इजरायल और कतर के बीच एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। प्रस्ताव के मुताबिक 3 दिन का युद्ध विराम होगा। इन 3 दिनों में बंधकों की पहचान की जाएगी और 10 से 15 बंधकों की रिहाई कराई जाए। अब सवाल है कि नेतन्याहू ने बाइडेन के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से एक्सियस की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा कि वो हमास की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अगर वो 3 दिन युद्ध रोकते हैं तो उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है उसमें कमी आ सकती है, जो इजरायल के हित में नहीं होगा। नेतन्याहू ने 2014 की घटना का भी हवाला दिया, जब युद्ध विराम के दौरान हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले किए थे। बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन अमेरिका का अपना स्टॉक गिरा हुआ है। शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में नेतन्याहू से बंधकों को लेकर बातचीत की। CIA चीफ विलियम बर्न्स ने भी इजरायल के दौरे में बंधकों का मुद्दा उठाया था। अमेरिका चाहता है कि इजरायली सेना हमलों की रफ्तार पर ब्रेक लगाए। नेतन्याहू तैयार नहीं है। इजरायली सेना गाजा पट्टी पर हमास का वजूद खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। नेतन्याहू गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने ऐसी किसी भी योजना को लेकर इजरायली सेना को आगाह किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि बाइडेन मानते हैं कि गाजा पर इजरायली सेना का कब्जा सही कदम नहीं होगा। जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि यह इजरायल के लिए, इजरायल के लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बाइडेन ने पिछले महीने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि गाजा पर कब्जा करना इजरायल की बड़ी गलती है। इजरायल के गाजा प्लान पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भी बड़ा बयान सामने आया। ब्लिंकन ने आज कहा, इजरायल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। इस बात के संकेत लगातार आ रहे हैं कि गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका और इजरायल में कई बातों को लेकर मतभेद है, लेकिन सवाल यह है कि अगर मतभेद है तो फिर अमेरिका इजरायल की मदद क्यों कर रहा है? अमेरिका युद्ध क्यों नहीं रोक रहा है? सवाल यह भी है कि इसके पीछे अमेरिका का क्या छिपा हुआ एजेंडा है? इजरायल मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। अगर अमेरिका ने युद्ध में साथ नहीं दिया तो इजरायल कमजोर पड़ेगा। इजरायल कमजोर हुआ तो अमेरिका के बड़े दुश्मन ईरान का मध्य पूर्व में दबदबा बढ़ेगा। मध्य पूर्व में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो जाएगी। इजरायल के कमजोर होने से अरब देशों के 90% तेल पर रूस, चीन और ब्रिक्स देशों का कंट्रोल बढ़ेगा। इसी के साथ कारोबार के बड़े रूट सुएज नहर पर अमेरिका का कंट्रोल घटेगा। चीन और रूस का मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ेगा। बाइडेन प्रशासन के लिए इजरायल हमास युद्ध सिरदर्द बन गया है। अमेरिका ना तो युद्ध रुकवा पा रहा है, ना ही वो इजरायल को हथियारों की सप्लाई रोक रहा है। अब इसे लेकर अमेरिका में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन के टैकोमा बंदरगाह पर सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थकों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मकसद इजरायल के लिए हथियार और गोला बारूद ले जा रहे शिप्स का रास्ता रोकना था। प्रदर्शनकारी गाजा में युद्ध विराम और इजरायल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग कर रहे थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जिस वक्त ये प्रदर्शन किया गया, अमेरिकी सैन्य शिप पर गोला बारूद, हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण लादे जा रहे थे। गाजा युद्ध में इजरायल को मदद भी राजनीति का मुद्दा बन गया है। अमेरिकी सेनेट में इजरायल को मदद पहुंचाने वाले बिल पर रोक लगा दी गई। इजरायली सेना की बमबारी के बाद गाजा पट्टी में जो विध्वंस हुआ है, जिस तरह रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और स्कूलों में तबाही हुई है, आम लोगों की मौत हुई है, उसके बाद अमेरिका में भी युद्ध के विरोध की आवाजें उठ रही हैं। यहां तक कि अब इजरायल को दी जा रही अमेरिकी मदद पर सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर अमेरिकी सीनेट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। रिपब्लिकन पार्टी इजरायल को इमरजेंसी फंड देने के लिए सीनेट में एक बिल लाई थी, लेकिन डेमोक्रेट्स ने बिल को पास होने से रोक दिया।
डेमोक्रेट्स दलील दे रहे हैं कि यूक्रेन को दरकिनार करके इजराइल को मदद भेजना ठीक नहीं होगा। दरअसल रिपब्लिकन द्वारा पेश बिल में यूक्रेन को फंड दिए बिना इजराइल की इमरजेंसी मदद का प्रस्ताव था। इजराइल को मदद देने वाले बिल के समर्थन में रिपब्लिकन सीनेटर रोजर मार्शल ने कई तर्क रखे। unspeakable evil. उन्होंने कहा युद्ध में समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि इजराइल को बिना देरी किए मदद दी जाए। विरोध में डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर पैटी मरे ने कहा, यूक्रेन अमेरिकी मदद में किसी भी तरह की देरी सहन नहीं कर सकता। पिछले हफ्ते इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास कर दिया था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन बहुमत में है, लेकिन सीनेट में 100 में से 51 सीटें डेमोक्रेट्स के पास हैं, जबकि बिल पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत होती है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल को $14.3 बिलियन की मदद दी थी। इसमें अकेले $4 बिलियन आयरन डोम और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम के लिए दिए गए थे। अमेरिका की अपनी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। स्पीकर को लेकर जो वहां पर तनाव हुआ वो सब जानते हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में कभी नहीं पटी, अभी भी नहीं पटी, आगे भी नहीं पटेगी। लेकिन बाइडेन कितने कमजोर हैं लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर, यह उसकी सबसे बड़ी बानगी। अमेरिका करीब 20 महीने से जंग में उलझा हुआ है। सोचिए आप, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान दोनों एक साथ फ्रंट खोले थे, उसके बाद यह पहली बार है कि अमेरिका 2 फ्रंट पर लड़ रहा है। पहले यूक्रेन में और अब इजराइल में। अमेरिका अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है। अब तक अमेरिका यूक्रेन को $100 बिलियन से ज्यादा की मदद भेज चुका है, जिसमें करीब आधा हथियार और गोला बारूद। अमेरिकी नागरिक सवाल पूछ रहे हैं कि आम टैक्स पेयर्स का पैसा युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है। अब कुछ आंकड़े देखिए सर। पेंटागन के मुताबिक फरवरी 2022 से अब तक अमेरिका यूक्रेन को $44 बिलियन दे चुका है। हथियार, उपकरण, गोला बारूद, सैन्य मदद इसमें पहुंचाई गई। फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक यूक्रेन युद्ध में अमेरिका टैक्स पेयर्स का $31 बिलियन खर्च हो चुका है। हद तो यह है कि अमेरिका यूक्रेन के सैनिकों की सैलरी तक पर अमेरिकी लोगों के टैक्स का पैसा खर्च कर रहा है। और इस सब के बीच में टैक्स पेयर्स को शायद एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि उनके टैक्स का जो भी हो रहा हो पैसे का, लेकिन अमेरिका की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो जितना खून बह रहा है उनका स्टॉक्स उतना ही बढ़ रहा है। सोचिए, their growth is directly proportional to the blood that is flowing because of their weapons. उनके स्टॉक्स की वैल्यू और दुनिया में जो खून बह रहा है वो एक साथ बढ़ रहे हैं। अगर इजराइल युद्ध रोकने के लिए तैयार ना हो तो फिर अमेरिका की मजबूरी है कि वो इजरायली सेना को हथियार दे। लेकिन अब बड़ी परेशानी 155 mm के शेल्स को लेकर है। इजराइल ने युद्ध के शुरू होने से करीब 1 महीना पहले ही 155 mm के 10 लाख गोलों का ऑर्डर कर दिया था, लेकिन इन गोलों की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है, क्योंकि 155 mm शेल्स को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश परेशान हैं। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। और एक और फ्रंट मत भूलिए आप, अमेरिका यूक्रेन में एंगेज है, इजराइल में एंगेज है, और बाइडेन का अगर यही हाल रहा तो कहीं ताइवान और फिलीपींस में भी उनको एंगेज ना होना। सिर्फ 1 महीने की लड़ाई में इजरायली सेना अब तक गाजा पट्टी पर 35,000 टन से ज्यादा बारूद गिरा चुकी है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब तक गाजा पट्टी पर 8,000 से ज्यादा टारगेटेड बम दाग चुका है। गाजा की धरती पर इजराइल जो जंग 7 अक्टूबर के बाद से लड़ रहा है, क्या इस जंग में वो पिछड़ जाएगा? ये ताजा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक आईडीएफ जो जंग हमास के लड़ाकों से लड़ रही है, उसमें उसके पास हथियार और गोले कम पड़ रहे हैं। अब जबकि युद्ध के लंबा खिंचने के आसार दिख रहे हैं, उसके बाद इजराइल में 155 mm के शेल्स की मांग बढ़ रही है। पर दिक्कत यह है कि अमेरिका के हथियार भंडार में 155 mm के शेल्स की भारी कमी है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पश्चिमी देशों के पास भी 155 mm शेल्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। सिचुएशन इसलिए गंभीर है क्योंकि हथियार बनाने वाली कंपनियां 155 mm शेल्स की मौजूदा मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। दिक्कत यह भी है कि फिलहाल 155 mm के शेल्स का निर्माण सीमित संख्या में हो रहा है। 155 mm तोप के गोले 2 हिस्सों में बनाए जाते हैं। पहला स्टील से गोलों के खोल बनाना और दूसरा तैयार खोल में विस्फोटक डालना।
अमेरिका में सिर्फ 2 फैक्ट्रियों में 155 mm गोलों के लिए स्टील के खोल बनाए जाते हैं। अमेरिका हर महीने सिर्फ 14,000 तोप के गोले बना पाता है, यानी हर दिन अमेरिका करीब 500 गोले ही बना पाता है, जबकि अकेले यूक्रेन को हर महीने 10,000 गोलों की जरूरत है। 155 mm शेल्स की कमी के बाद ही पिछले साल सर्दियों में अमेरिका ने इजराइल में मौजूद अपने भंडार से आधे गोले यूक्रेन भिजवा दिए थे। यानी इस वक्त इजराइल को लंबे युद्ध के लिए 155 mm गोलों की बड़ी खेप की भारी जरूरत है। एक आपको बड़ा ही रोचक एनालिसिस बताते हैं। युद्ध की शुरुआत में रशिया ने यूक्रेन पर जितने 155 mm के शेल्स एक दिन में दागे, उतना जर्मनी का ओवरऑल स्टॉक है। सोचिए सर, इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर हमास का सफाया चाहते हैं। यही वजह है कि आईडीएफ गाजा में आक्रामक है और नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। इन हमलों से हमास के लड़ाकों की स्थिति हर दिन कमजोर हो रही है, लेकिन हमास के कमजोर होने की एक और बड़ी वजह है, यह हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले 1 मिनट की यह रिपोर्ट देखें। एक तरफ गाजा की 38,000 खंडहर इमारतें हैं, जहां 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो दूसरी तरफ कतर की ये आसमान छूती अद्भुत इमारतें हैं, जहां हमास के नेता इस्माइल हानिया, खालिद मशाल और अबू मरजुक रहते हैं। एक तरफ गाजा में बारूदी चीख पुकार है, जहां हर 10 मिनट में एक बेगुनाह मासूम की मौत होती है, तो दूसरी तरफ हमास नेताओं और उनके परिवार वालों की राजे महाराजे की तरह लग्जरी जिंदगी है। एक तरफ गाजा में विध्वंसक हमलों से बदहाल हुए अस्पताल हैं, जहां डॉक्टरों को बिना एनेस्थीसिया ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ हमास के इन नेताओं की अरबों की अकूत संपत्ति है, जिसके बढ़ने की रफ्तार बेलगाम है। ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। गाजा की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाले उसके बड़े नेता कतर में लग्जरी की जिंदगी जीते हैं। ये देखते जरा बात देख रहे हैं आप, 5 स्टार सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। गाजा के लोगों को उनकी फूटी किस्मत के भरोसे छोड़ चुके हैं। ये इनके मकान हैं, देख रहे हैं आप। ये हैं हमास के लीडर्स, टॉप लीडर्स, और कहां पर रहते हैं ये देखिए। और अभी इस वक्त जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो गाजा में 70% लोग विस्थापित हो चुके हैं इनकी हरकतों की वजह से। बाकायदा फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इनकी नीतियों को दरकिनार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि हमास रिप्रेजेंटेटिव है फिलिस्तीन का। अब जरा ध्यान से देखिए, कतर में बैठे हमास के 3 टॉप नेताओं की संपत्ति कई अरबों डॉलर की है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है, हर 10 मिनट में 2 बच्चे घायल हो रहे हैं। अस्पतालों में उनको बगैर एनेस्थीसिया के एम्पुटेशन तक करना पड़ रहा है, लेकिन ये मौज की जिंदगी जी रहे हैं। فليكون على رأس الحركة الضفة وال48 The win the war. ये वाकई शर्मनाक है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि हमास के सिर्फ 3 नेता इस्माइल हानिया, खालिद मशाल, अबू मरजुक के पास ही 11 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। यही नहीं, हमास का सालाना टर्नओवर भी 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। लेकिन गाजा के बेबस, बेहाल, भूखे लोगों के लिए सब बेकार है। अगर खबरों की माने तो हमास चीफ इस्माइल हानिया खरबों की संपत्ति का मालिक है। इस्माइल हानिया की कुल नेटवर्थ 4 बिलियन डॉलर है। वो दोहा में आलीशान जिंदगी जीता है। उसके पास 25 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं। अपना खुद का एक 5 स्टार पेंट हाउस है। घर भी 5 स्टार सुख सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही ये कहीं भी जाने के लिए आधुनिक प्राइवेट जेट का ही इस्तेमाल करता है।
हानिया की संपत्ति कतर के साथ ही तुर्की में भी है। इंटरनेशनल मीडिया का यह भी दावा है कि हमास नेता खालिद मशाल और अबू मरजुक भी कतर में पिछले कुछ सालों में अरबों की संपत्ति बना चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की राजनीतिक शाखा के चीफ खालिद मशाल के कुल नेटवर्थ $4 बिलियन है। अबू मरजुक, जो हमास का इंटरनेशनल रिलेशन चीफ है, वो भी $3 बिलियन की संपत्ति का मालिक है। दोनों दोहा में आलीशान जिंदगी जीते हैं। दोनों के पास भी लग्जरी गाड़ियां और घर हैं, प्राइवेट जेट हैं। और हानिया की तरह ही दोनों ने कतर के साथ तुर्की में भी अपना आर्थिक साम्राज्य फैला रखा है। इजराइल हमास जंग के बीच चीन भी साजिश रचा है। उसका ठिकाना इजराइल से करीब 3000 किलोमीटर दूर ओमान है। अमेरिका और भारत दोनों के लिए टेंशन पैदा करने वाली ये खबर है। गाजा में जारी भीषण युद्ध के दौरान शी जिनपिंग का ये प्लान सामने आया। चीन के विदेश मंत्रालय ने मिलिट्री बेस के प्लान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ओमान में चीन अपना मिलिट्री बेस बनाने में लग गया है। ये वो देश है जहां पर भारत और अमेरिका दोनों के बेस पहले से मौजूद हैं। चीन की ये चाल दोनों देशों की मुसीबतें बढ़ाने वाली है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इसकी जानकारी दी गई है। ओमान में अमेरिकी सैनिकों की काफी मौजूदगी है, जो खाड़ी में उसे मजबूत बनाता है। बाइडेन को बताया गया है कि चीनी सैन्य अधिकारियों ने पिछले महीने ओमान के अपने समकक्षों के साथ इस मामले पर चर्चा की थी। ये वो अधिकारी थे जिन पर इस तरह के समझौते के लिए बड़ी जिम्मेदारी थी। ओमान में मिलिट्री बेस खोलना चीन की बाकी विदेशी मिलिट्री फैसिलिटीज का ही एक हिस्सा है। जिस तरह से उसने पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में लॉजिस्टिक सेंटर खोला है, उसी तरह से ही अब वो बाकी जगहों पर भी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन भी कई साल से कहता आ रहा है कि चीन यूएई, थाईलैंड, इंडोनेशिया और पाकिस्तान सहित एशिया के बाकी देशों सहित क्षेत्र में अधिक से अधिक विदेशी सैन्य सुविधाओं का निर्माण करना चाहता है। सामरिक लिहाज से ओमान भारत के लिए भी बेहद अहम देश है। वहां हिंदुस्तान के 4 मिलिट्री बेस हैं, इनमें 3 नौसैनिक अड्डे और 1 एयर बेस है। भारत ने वहां एक लिसनिंग सेंटर भी बनाया है, जिसकी मदद से कोई भी देश आवाज से दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाता है। साथ ही इससे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने में भी मदद मिलती है। साफ है, ओमान में चाल चलकर चीन न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी बड़ी मुसीबत पैदा करने की तैयारी कर चुका है। चीन है कि मानता नहीं। अब टॉप 9 खबर। महिलाओं पर दिए विवादित बयान को नीतीश कुमार ने लिया वापस। कहा, बयान पर मुझे शर्म है, मैं अपनी निंदा करता हूं, माफी मांगता हूं। बीजेपी की महिला विधायकों ने विधानसभा के बाहर सीएम का किया घेराव। मध्य प्रदेश के गुना से पीएम मोदी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, विधानसभा में माताओं बहनों का हुआ अपमान, शर्म आनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश के दमोह में भी पीएम मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, रिमोट से चलते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। बीजेपी के गढ़ इंदौर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। दिल्ली एनसीआर में आज भी खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन। कई इलाकों में AQI 450 के पार। दिल्ली में 9 से 18 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। सर्दी की छुट्टी दी गई। नोएडा में भी कक्षा 9 तक सभी स्कूल बंद। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने किया सरेंडर। मऊ के MP MLA कोर्ट में अचानक पहुंचा। 19 महीने से था फरार। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। हरजिंदर सिंह धामी तीसरी बार SGPC के प्रधान बने। मतदान में 118 वोट मिले। ढिंडसा जागीर कौर के कैंडिडेट धुनस के लिए सिर्फ 17 वोट पड़े। पंजाब के अमृतसर में पुलिस इंस्पेक्टर पर हुआ जानलेवा हमला। अचानक फायरिंग हुई। बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई जान। महाराष्ट्र के सतारा में वर्चस्व को लेकर 2 पक्ष भिड़े। रॉड और डंडों से एक दूसरे की जमकर पिटाई की।